मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं मोदेमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरोत्तमकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज मैं चंद्रभूषण तिवारी दूठालाल संयुक्त महाविद्यालय मझौलिया पश्चिम चंपारण आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को 12वीं से संबंधित 12वीं के जन्म स्थान एवं उनके काल अर्थात समय इस संदर्भ पर चर्चा करूंगा कि महाकवि भारवी का जन्म कहाँ पर हुआ था और उनका समय क्या था। इस संदर्भ में सर्वप्रथम हम यह कह सकते हैं कि अन्य कवियों के तरह महाकवि भारवी का भी जन्म स्थान निर्धारण करना अत्यंत दुष्कर और कठिन कार्य, फिर भी प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उनके जन्म स्थान को न्याय किया जा सकता है। बलदेव उपाध्याय के संस्कृत साहित्य के इतिहास के अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि भारवी के पूर्वज बिहार प्रांत में ही निवास करते थे, जो इसे त्याग करके पुनः दक्षिण भारत में चले गए थे और वहीं पर महाकवि भारवी का जन्म हुआ और जन्म के समय से ही भारवी प्रखर बुद्धि वाले विद्वान कुशल एवं कुशाग्र थे। भारवी की विद्वता को या भारवी की बुद्धि को और अधिक प्रभावित करने के लिए समाज में इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए भारवी के पिता बार बार इन्हें डांटते फटकारते थे, जिसके कारण भारवी क्रोधित एवं कुपित हो उठते थे। एक बार की किरवंती कही जाए या दंत कथा कही जाए, भारवी कुछ युवा अवस्था को प्राप्त हुए थे, तो भारवी ने एक श्लोक की रचना की, सहसा विद्युत नौकियां अविवेकम परमम पद। श्लोक को अपने घर के अंदर रख दिया था। एक बार पिता के फटकार से क्रोधित हुए भारवी ने यह सोचा कि समाज में पिता के कारण मेरी अवहेलना हो रही है, मैं उनके कोप का भाजन बन रहा हूँ, कि मैं इनके काम को तमाम कर दूँ, अर्थात इनको मार दूँ।
इसी उद्देश्य से भारवी के पिता सो गए तो भारवी ने सोचा कि आज इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दूं, ताकि भविष्य में फिर मुझे टीका टिप्पणी न कर सके। यूं ही वह उद्धत होकर चलता है अपने पिता के वध के लिए, तो आशा उसे यह पंक्ति याद आती है कि सहसा विद्युत न थी। भारी विचारने लगता है कि यदि किसी कार्य को सहज ही बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए तो मैं पिताजी से यह पूछूं, हे पिताजी, आपने क्यों डांटते फटकारते हैं? इस प्रकार अपने रागिनी को शांत करते हुए पिताजी से पूछे। पिता ने बताया, बेटा, मैं तुम्हारे बुद्धि को और कुशाग्र बनाने के लिए और प्रखर बनाने के लिए या तुम में और अधिक पांडित्य को पिरोने के लिए इस प्रकार का टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि इस कारण से तुम अधिक परिश्रम करोगे और पांडित्य पर तुम्हारी पकड़ होगी। इस बात को सुनकर भारी बहुत लज्जित हुए एवं अपने पिता के पैर पकड़कर रोने लगे। पिता ने उन्हें आदेश दिया कि ठीक है, तुमने तो अपराध करने की चेष्टा की थी, लेकिन जाओ अपने ससुराल में रहकर 1 वर्ष तक गायों की सेवा करो। फिर वे अपने ससुराल चले जाते हैं और गायों की सेवा करने लगते हैं। उसी क्रम में एक और घटना घटती है। भारी को अपनी भारजा की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ी, जिससे और इसी श्लोक को एक वणिक के घर बंधक रख दिया और वणिक से कुछ रुपये प्राप्त कर अपने पत्नी को दी। वो वणिक व्यापार करने के उद्देश्य से अपने घर से कोसों दूर चला गया, परंतु रात में वो पुनः लौट अपने आवास पर आया। वणिक ने देखा कि भारजा के साथ कोई पर पुरुष सोया था। इस देख कर वो अत्यंत कुपित हो उठा और उसके वध करने के लिए उत्तेजित हो उठा। बाद में उसे सहसा विद्युत न क्रिया याद आई। उसने पत्नी को जगाया और फिर पूछा कि बताओ, ये जो तेरे पास पुरुष सोया है वो कौन है? पत्नी ने उत्तर दी, हे प्राणनाथ, ये आप ही का पुत्र है, जिसे दासी चुरा कर ले गई थी और कौन यहाँ लाकर लौटाई है। उसे घटना को सुनकर वणिक बहुत व्यथित हुआ। तत्क्षण
वो अपने सेवकों को, जैसे पंडित को बुलवाया और भारवी को अपने इकलौते पुत्र की प्राण रक्षा होने के कारण प्रचुर धन आदि दान में दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भारवी की उपलब्धियां हो सकती हैं, ऐसे भारवी की विशेषता कही जा सकती है कि हम देखते हैं कि भारवी ने अपने एकल महाकाव्य क्रियाकार्जुनियम में बहुत सारे जन कल्याणकारी हितकारक सूक्तियाँ प्रस्तुत की है, जैसा हितम मनोहारि च दुर्लभम च वरम विरोधो समम महात्मने, मयायुषो एन माइन सहसा विद्युत न क्रियाम। इस प्रकार हम इन सूक्तियों को, इन श्लोकों को जब तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो भारवी की पांडित्य और प्रखर हो निखर जाती है। इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि ब्राह्मण वंश में उत्पन्न महाकवि भारवी एकल महाकाव्य क्रियाकार्जुनियम महाकाव्यों की गणना में उत्तम महाकाव्य है। वो भारवी उनके कुशल महाकवि। और पुनः हम लोग आगे बढ़ गए और पुनः हम लोग यह चर्चा करें कि भारवी के जन्म स्थान के संबंध में बात कर रहे कि भारवी का जन्म स्थान कहाँ था, कैसे था। तो सर्वप्रथम हम लोग यह कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य के इतिहासों के अध्ययन फलस्वरूप विद्वानों ने कहा कि भारवी के पूर्वज बिहार प्रांत में निवास करते थे, परंतु जीविकोपार्जन के लिए वे बिहार को छोड़कर अन्य पर चले गए। डॉक्टर याकोबी इंटरनेट हॉल्टर महोदय का मत है कि भारवी के पूर्वज राजस्थान में बांसवाड़ा नामक स्थान में निवास कर रहे थे, अर्थात बिहार के बाद वे राजस्थान में गए और राजस्थान के बांसवाड़ा नामक स्थान पर निवास करने लगे। यह संस्कृत साहित्य के अध्ययनों से पूर्णतः स्पष्ट है। वे बिहार से पलायन कर राजस्थान के बांसवाड़ा में निवास करने लगे, वहीं भारवी का जन्म हुआ था। अर्थात इस तर्कों और तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारवी का जन्म स्थान राजस्थान का बांसवाड़ा माना जा सकता है या कहा जा सकता है या पूर्णतः प्रमाणित। और उनके समय का निर्धारण करना भी बहुत ही क्लिष्ट। उनके समय का निर्धारण करना उतनी आसान नहीं। विद्वानों ने अपने तर्कों के आधार पर कहा कि महाकवि भारवी का समय 550 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है, अर्थात 6ठी शताब्दी के मध्य में इनका समय काल मानना तर्कसंगत होगा।
इस संदर्भ में विद्वानों ने जो मत दिए हैं वो इस प्रकार है, जिसे मैं पुनः आगे व्याख्या कर रहा हूँ। अर्थात भारवी का जो समय, जन्म समय 550 निर्धारित होता है, वो इस आधार पर कि भारवी राजा विष्णुवर्धन के आश्रित थे। राजा विष्णुवर्धन के आश्रय में, दरबार में निवास करते थे और उन्हीं के कृपा पात्र से सुखी संपन्न थे और वहीं पर इन्होंने अपने इस महाकाव्य की रचना भी की। बता चूंकि राजा विष्णुवर्धन का समय 600 के आसपास माना जाता है। उस आधार पर महाकवि भारवी का समय निर्धारण 550 ईस्वी के आसपास मानना तर्कसंगत और न्याय संगत। अर्थात हम लोग देखा कि महाकवि भारवी का जन्म स्थान राजस्थान का बंसवाड़ा है और महाकवि भारवी का समय निर्धारण जन्म समय 550 ईस्वी के आसपास कहा जा सकता है, क्योंकि वे विष्णुवर्धन के आश्रयदाता थे और विष्णुवर्धन का यह काल जो था, समय था, वो यही 6ठी शताब्दी 600 ईस्वी के आसपास था। क्योंकि संस्कृत साहित्य के अध्ययनोपरांत निश्चित हो जाता है कि भारवी का निधन 630 ईस्वी में हो गया था या हो चुका था। अर्थात 630 में मृत्यु होने के प्रमाण से यह तर्क पूर्णतः सत्य सिद्ध होता है कि 550 में जब उनका जन्म हुआ तो 50 तो 650 तो 30 लगभग 80 वर्ष की आयु में भारवी का देहावसान हुआ और उसी क्रम में इन्होंने अपने महाकाव्य की रचना की। और भारवी की जो विशेषताएं हैं उस पर हम लोग चर्चा कई बार कर चुके हैं। तो भारवी के जो महाकाव्य है किरातोनियम, उस किरात और अधिनियम का क्या अर्थ है, क्या अधिनियम इसका नाम क्यों हुआ। भारवी का नाम दामोदर था, भारी उनका एक नाम है, एवं इनके काव्यों को क्या क्या कहा जाता है, नारिकेल फल, हाथ भारी, बहुत सी इनको उपमाएं दी गई है, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्व में भारवी के जीवन वेद प्राचीन की और विषय वस्तु तथा वस्तु की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। आज के ऑनलाइन क्लास से हम लोगों ने यही देखा कि भारवी का जन्म स्थान कहाँ था, उनका समय क्या था, उनकी महाकाव्य कौन सी। जयतु भारतम, जयतु संस्कृत।